जीव विज्ञान देखते हैं। जीव विज्ञान में देखते हैं कोशिका एवं आनुवंशिकता, यानी कोशिका किसी सेल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और आनुवंशिकता को हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है? तो इसका वो देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं। अब पहला प्रश्न है इसका, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ए तारक केंद्र में यानी कि सेंट्रॉइड, बी गाल्जिकाय उपकरण, सी लाइसोसोम में, या डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये होता है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये कोशिका के नाभिक के अलावा होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ये डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हृदलवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर 1869 में ने की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया। प्रश्न 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए प्रयास लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं, बी माइकोप्लाज्मा की कोशिका भीति एमिनो अर्थात ये शर्करा की बनी होती है, सी विषाणु सम वायराइड एकल जंतु आरएनए अणु से बनी होते हैं। सही बोल रहा है। ठीक है। डी रिकेट्सिया में कोशिका भीति नहीं होती है। ठीक है, रिकेट्सिया में कोशिका भीति नहीं होती है। तो इसको कौन सा इसमें सही है कथन में? तो इस कथन में ऑप्शन सी है जो सही है, यानी कि विषाणु सम वायराइड एकल जंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। वायराइड्स अविकल्पी परजीवी यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जो कि सिर्फ पोषी होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। एकल तंतु यानी सिंगल स्टैंडर्ड एसएसआरएनए अणु के बने होते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता है। प्रश्न 3 देखें, निम्नलिखित में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? ठीक है, ए पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भीतियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होते हैं। दूसरा है पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होते हैं। तीसरा है परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटे रसधानियां होती हैं। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग सही उत्तर चुनिए पूछा है। ठीक है, तो पूछा कौन सा है? पादप और प्राणी कोशिका के बीच सामान्य अंतर पूछा है। ठीक है, तो सामान्य अंतर क्या है इसमें? सामान्य अंतर ही क्या है? ये पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भीति होती है, जबकि प्राणी कोशिका में ये नहीं होते। यानी सेलुलोज भीति क्या है? सेलुलोज कोशिका भीति यानी सेलुलोज कोशिका भीति होती है, जबकि प्राणी कोशिका में सेलुलोज कोशिका भीति नहीं होती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में होती है। गलत है। ठीक है, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती है। ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन कौन सा? ये ऑप्शन सी है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, जिसके कारण इसे वर्णात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है।
पादप कोशिका में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति भी होती है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है तथा जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी यानी रिक्तिका यानी कि होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। पादप कोशिका द्रव्य में उपस्थित रसधानियां टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरी होती है। प्रश्न 44 देखते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव्य की उपस्थिति या डी कोशिका केंद्रक। ये भिन्न होती है कैसे? कोशिका भित्ति से। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति से भिन्न होती है, कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, यानी पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका क्या होता है? अभाव होता है। प्रश्न 5 देखते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है? कौन जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसमें अनुपस्थित होता है क्या? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, यानी सेलुलोज की कोशिका भित्ति क्या होती है? जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, इसका अभाव होता है जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति। प्रश्न 6 देखते हैं। जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ए कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी संपूर्ण कोशिका। तो इसका पावर हाउस कहलाता है सी। ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं जैव कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी जीव पादप एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न 7 देखते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली या डी सेंट्रोसोम। पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रश्न 8 देखते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम या डी न्यूक्लियस। तो इसका शक्ति का स्रोत है जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। प्रश्न 9 देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से या डी दोनों ए तथा बी से। तो ये बनी होती है किससे? ए तथा बी से दोनों, यानी प्रोटीन और लिपिड से भी बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध परागमय सजीव झिल्ली है जो कि प्रत्येक जीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन 1959 है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका
कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिड की दो परतें होती हैं और इसके बीच बीच में कुछ प्रोटीनें होती हैं। प्रश्न 10 देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषक में निम्न कोशिकांगों यानी कि सेल्ट ऑर्गेनेल्स में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी अंतःस्रावी जालिका और राइबोसोम, सी गाल्जिकाय उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, या डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी महत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये क्या है, बी अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ठीक है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस में अंतर्द्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब एक अंतर्द्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल यानी कि बेंच होते हैं। प्रश्न 11 देते हैं, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल कहते हैं कि ए एपाप्टासिस, बी काल प्रभावन, सी अप्रहासन, या डी उत्कर्षय। तो इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं एपाप्टासिस बोलते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपाप्टासिस। क्या बोलते हैं? एपाप्टासिस बोलते हैं। क्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी कि पीसीडी में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को एपोप्टिसिस बोलते हैं। एपोप्टिसिस कहते हैं। यह भ्रूणी विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तथा अंगों ऑर्गन्स के प्रति विकास इनोवुलेशन के समय होता है। प्रश्न 12 देखते हैं, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ए ग्लूकोज का अपघटन, बी क्रेब्स चक्र, सी अंतिम श्वसन श्रृंखला, या डी जल अपघटन। तो कौन सा ये एटीपी में तो क्या है, ये क्रेब्स चक्र है। क्या है? हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? क्रेब्स चक्र है। श्वसन यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। प्रश्न 13 देखते हैं, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक है। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक है। ए ग्रेगर जॉन मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सॉरी यहाँ पे चेंज करना भूलिए, बी है ह्यूगो डी ब्रिज, सी है चार्ल्स डार्विन, या डी थॉमसन हंट मॉर्गन। तो ये है ऑप्शन ए है ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहे जाते हैं। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न 14 देखते हैं, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन? ए जॉनसन, बी जीजे मेंडल, सी एफबी मोरिसन, या डी मॉर्गन। तो इसमें है ए
जी जे जॉन जी जे मेंडल है क्या है, आनुवंशिक के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक। ठीक है, तो एक कौन है, जी जे मेंडल। प्रश्न 15 देखते हैं, आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जेनेटिक्स का आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ए हरगोविंद खुराना, बी थॉमस मॉर्गन, सी रॉबर्ट ब्राउन, या डी जोहान्स ग्रेगर मेंडल को। तो इनको आनुवंशिक विज्ञान के यानी जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, ये ऑप्शन डी है, जोहान ग्रेगर मेंडल को। प्रश्न 16 देखते हैं, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया हुआ था, ए ड्रासोफिला, बी स्नैपड्रैगन, डी गार्डन पी, या सी गार्डन पी, या डी स्वीट पीट यानी सुगंधित मटर। तो ये कौन है, ये ऑप्शन सी है, क्या है, गार्डन पी यानी कि मटर। ग्रेगर चार्ल्स मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए जो अधोलिखित है। ए प्रभाविता का नियम, बी पृथक्करण का नियम, सॉरी ए का क्या है, प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रश्न 17 देखते हैं, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, ए कायिक जनन पर, बी अलैंगिक जनन पर, सी लैंगिक जनन पर, या डी उपरोक्त सभी पे। तो ये क्या है, किस पे आधारित है, ये लैंगिक जनन पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन सी है, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर क्या है, आधारित है। प्रश्न 18 देखते हैं, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है, यानी जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है। ए रक्त वर्गीकरण का, बी जीन्स का चित्रण, सी स्नायु केंद्रों का चित्रण, या डी मस्तिष्क का चित्रण। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन बी है, इसमें जीन्स का चित्रण, जीन्स का चित्रण है। ठीक है, जीनोम चित्रण का संबंध किससे, जीन्स का चित्रण से। जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीवों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। प्रश्न 19 देखते हैं, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं क्या, ए गुणसूत्र, बी डीएनए, सी जीन, या डी केंद्रक। तो इसमें कहते हैं हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं क्या, इसमें इकाई को कहते हैं जीन कहते हैं। क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिकता लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। क्या है, जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। प्रश्न 20 देखते हैं, ए डीएनए का एक भाग, बी डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, सी डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन ए है, डीएनए का एक भाग। प्रत्येक गुणसूत्र में डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिकम यानी कि डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है। इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड 1 लाख अणु होते हैं। प्रश्न 21 देते हैं, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। एक यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। 2 यह 3 न्यूक्लियोटाइड
क्षारकों का बना होता है जो 20 एमिनो अम्लों के संगत होते हैं। 3 है यह अनतीय व्यापी है, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। 4 है इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। क्या है? इसमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। इनमें से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3 या डी उपरोक्त सभी। इसमें कौन सही पूछ रहा है? तो इसमें क्या है, ये क्या है, चारों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है, यानी कि यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। दूसरा है यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 एमिनो अम्लों के संगत होते हैं। तीसरा है यह अनतीय व्यापी गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। चौथा, इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। जेनेटिक कोड्स प्राय सार्वत्रिक होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। प्रत्येक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। इस प्रकार आनुवंशिक कूट पद्धति में 4⁴ 64 त्रिगुणी संकेत शब्द यानी ट्रिपलेट कोड वर्ड होते हैं जिन्हें कोडान कहते हैं। ये अनतिव्यापी के नॉन ओवरलैपिंग गैर अस्पष्ट यानी एवं कोमा रहित होते हैं। आनुवंशिक कोड के 64 कोडान्स में से 3 कोडान UAA, UGA, UAG होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को संकेत नहीं देते। इनको समापन कोडान, स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। AUG यानी मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल का कोडान को प्रारंभन कोडान कहते हैं। प्रश्न 22 देते हैं, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। ए उत्परिवर्तन, बी प्रतिरूपण, सी संयोजन या डी प्रजनन। तो ये कहलाता है क्या? ये ए उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहते हैं। उद्विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफी महत्व होता है। प्रश्न 23 देते हैं, जीवों में आनुवंशिकता लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। ए राइबोसोम द्वारा, बी क्रोमोसोम द्वारा, सी प्लाज्मा द्वारा या डी लाइसोसोम द्वारा। तो ये किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? ये ले जाए जाते हैं ऑप्शन बी, ये क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर थे। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स यानी डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियो वायरस। प्रश्न 24 देखते हैं, जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीन कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए या डी डीएनए। ठीक है, तो ये कौन उत्तरदायी है? ये क्या है? डीएनए। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण को क्या बोलते हैं? डीएनए उत्तरदायी होते हैं। नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। प्रश्न 25 देखते हैं, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय के रूप में उपयुक्त
उपयुक्त बनाया है। ए, दो रज्जुकों की पूरकता, बी, द्विकुंडलिनी, सी, प्रति मूल क्षारक युग्मों की संख्या, या डी, शर्करा फास्फेट बैकबोन। तो ये कौन है? क्वेश्चन क्या है? डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो कौन सा ये द्विकुंडलियां डबल हेलिक्स। तो ये बनाया नहीं, सो डबल हेलिक्स नहीं है, ये बनाया है दो रज्जुकों की पूरकता, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स। डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। मानव कोशिका के केंद्रक में क्या होता है? विद्यमान होता है। डीएनए का प्रमुख कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह एवं उनका प्रेषण है। डीएनए की दो रज्जुकों की पूरकता उससे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है। प्रश्न 26 देखते हैं, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ए, जीन के सम्मिश्रण से, बी, क्रोमोसोम में बदलाव से, सी, जीन के मिश्रण से, या डी, उपयुक्त सभी से। ये कैसे विचरण होता है? आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो ये आनुवंशिक विचरण होता है उपयुक्त क्या है? ये सभी से। ठीक है, ये जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, ब्लेंडिंग से होता है, बी, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, सी, जीन के मिश्रण से होता है, यानी उपयुक्त ये सभी से होता है। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जेनेटिक वेरिएशन होता है। प्रश्न 25 देते हैं, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया। ए, मेंडल ने, बी, सूटन एवं बोवेरी ने, सी, मूलर ने, या डी, वाल्डेयर ने। तो ये सिद्धांत दिया है किसने? ये बी, ये सूटन एवं बोवेरी। वाल्टर सूटन एवं थियोडोर बोवेरी ने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत यानी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दिया था। किसने? वाल्टर सूटन एवं थियोडोर बोवेरी। प्रश्न 28 देखते हैं, जीन अणु के डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? ए, डॉक्टर मेघनाथ शाह, बी, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, सी, डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने, या डी, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये डीएनए अणु की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया था ये डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन तथा R फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे के विश्लेषण द्वारा 1953 में जीन अणु डीएनए का सर्पिलाकार पीली दृश्य विन्यास प्रस्तुत किया था। किसने? यह जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन तथा R फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे के विश्लेषण द्वारा 1953 में जीन अणु डीएनए का कुंडलीदार सर्पिलाकार पीली दृश्य विन्यास प्रस्तुत किया। इनके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता है। सीढ़ी के दो लंबे डंडे एक अक्ष रेखा के चारों ओर के द्विचक्राकार रचना यानी डबल हेलिक्स बना लेते हैं। प्रश्न 29 देते हैं, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से? ए, वैक्सीन, बी, डीएनए की संरचना, सी, मलेरिया निवारक औषधि, या डी, पेनिसिलिन का। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस का क्या है? डीएनए की संरचना से है। ऑप्शन डी है, ये डीएनए की संरचना से संबंध है किसका? जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का। प्रश्न 30 देखते हैं, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ए, वाटसन तथा क्रिक ने, बी, फिशर तथा हाल्डानी ने, सी, लेमार्क तथा डार्विन ने, या डी, ह्यूगार्डी ब्रिज ने। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ये है वाटसन तथा क्रिक ने।
प्रश्न 31 देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन, क्या है, जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? ए धातु विज्ञान में, बी मौसम विज्ञान में, सी पर्यावरण संरक्षण में, या डी आनुवंशिकी में? तो इनको जाना जाता है किसमें? ये आनुवंशिकी में जाना जाता है। जेम्स डेविड वाटसन अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं जो जीन संरचना की खोज के लिए प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विल्किंसन को संयुक्त रूप से 1962 का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न 32 देखते हैं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ए जैकब एवं मोडोन द्वारा, बी वाटसन तथा क्रिक द्वारा, सी एच.जी. खुराना द्वारा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दिया गया था, डीएनए के कुंडली यानी डबल हेलिक्स की संरचना दी गई थी वाटसन एवं क्रिक द्वारा। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस MHF विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात कुंडलिनी डबल हेलिकल संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3 से 4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर देखना पड़ेगा 3 से 4 नैनो की दूरी पर होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रश्न 33 देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की? प्रश्न 33 देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की? ए जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, बी ग्रेगर मेंडल, सी जोहानसन, या डी हरगोविंद खुराना, या ई निम्नलिखित में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बोला डीएनए की खोज किसने की थी? बोल रहा है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किया था ठीक है। डीएनए की खोज क्या है? ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो इसका हम देख लेते हैं किसने किसने खोज की थी इसकी। यह एक गलत अवधारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन तथा डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक
एफ विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए के कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। कौन सा? फ्रेडरिक मिशर, यानी कि एफ मिशर ने, एफ फ्रेडरिक मिशर ने की थी। कब? ये 1869 में। प्रश्न 34 देखते हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? क्या हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी जीन के संश्लेषण के लिए, सी नाइट्रोजनस क्षारों के संश्लेषण के लिए, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किया गया था किसका? ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरविंद खुराना को सम्मानित किया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान एवं या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेन वर्ग तथा और रॉबर्ट डब्ल्यू हाली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न 35 देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का विश्लेषण किया किसने? ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डी वेरिस ने, या डी केल्विन ने। ठीक है, या केल्विन ने। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का खोज किया था हरगोविंद खुराना ने। तो ऑप्शन क्या है? हरविंद खुराना। प्रश्न 36 देखते हैं, प्लॉमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लॉमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए ग्रेगोर जॉन मेंडल ने, बी थॉमस हंट मॉर्गन, सी बारबरा मैक्लिंटॉक, या डी वाटसन और क्रिक ने। तो ये किसने किया था इसका प्रतिपादन, जंपिंग जीन का? ठीक है, इसका जंपिंग जीन का प्रतिपादन किया था ऑप्शन सी बारबरा मैक्लिंटॉक ने। बारबरा मैक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्लॉमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैक्लिंटॉक थे, जिन्हें 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न 37 देखते हैं, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं है? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? एमिनो अम्ल नहीं बनाता। ए एडेनिन, बी टायरोसिन, सी गुआनिन, या डी साइटोसिन। तो ये अम्ल नहीं बनाता है कौन सा? ये अम्ल नहीं बनाता है ऑप्शन बी है टायरोसिन। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। कौन सा? ये एडिनोनिन, गुआनिन और साइटोसिन कहते हैं एमिनो अम्ल बनाते हैं। टाइसोसिन नहीं है जो अम्ल नहीं बनाता है। टाइसोसिन एक अतात्विक एमिनो अम्ल है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, जो कि स्तनियों के शरीर में निर्मित होता है। इसमें स्तनियों के शरीर में निर्मित होता है। टायरोसिन
टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। प्रश्न 38 देखते हैं। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी डी ऑक्सीराइबोज या डी राइबोसोम राइबोज। ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी डी ऑक्सीराइबोज या डी राइबोज। तो ये कौन सा होता है? डीएनए में कौन सा शर्करा होता है? डीएनए में शर्करा होता है ये डी ऑक्सीराइबोज होता है। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए और राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसे न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डी ऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनी समाचार एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। इसके अतिरिक्त आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसाल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोज तथा नाइट्रोजनी समाचार एडेनिन, ग्वानिन, यूरोसिन, साइटोसिन होता है। प्रश्न 39 देखते हैं। राइबोजाइम्स। प्रश्न 39 देखते हैं। राइबोजाइम्स होते हैं ए डीएनए, सी प्रोटीन्स, बी आरएनए या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन होता है? तो ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन क्या होते हैं? राइबोसोम्स किसमें होता है? राइबोसोम आरएनए में होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी रिएक्शन को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण यानी कैटालिटिक प्रॉपर्टी की खोज के लिए थॉमस आर केच यानी सिडनी अल्टमान को 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न 40 देते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या ए आयु के साथ बढ़ती है, बी आयु के साथ घटती है, सी स्थिर रहती है या डी वजन के साथ बढ़ती है। तो क्या होती है? स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। प्रश्न 41 देते हैं। निम्न में से किसमें लिंग सूत्र नहीं होता? ए बंदर में, बी चीता में, सी तितली में या डी छिपकली में। तो ये नहीं होता है किसमें? ये नहीं होता है, ये छिपकली में नहीं होता है। ये छिपकली में नहीं होता है। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। किसमें? इसमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। प्रश्न 42 साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं कितना? ए 36, बी 46, सी 56 या डी 26। तो ये होते कितना? ये 46 होते। मनुष्य एक लिंगी प्राणी यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसमें गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र 44 ऑटोसोम्स होते हैं जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुषों में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिससे XX गुणसूत्र मिलते हैं वो क्या बनती? पुत्री बनती है। प्रश्न
43 देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पेयर्स की संख्या कितने? ए 21, बी 22, सी 23 या डी 24। तो ये गुणसूत्र की संख्या, जोड़ों की संख्या कितने? 23 है। प्रश्न 44 देखते हैं। कथन एक है, ये है मानव में संतान के लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। ये गलत है। कारण है स्त्रियों में 2 गुणसूत्र होते हैं, तो यानी कि क्या है, 2 गुण एक्स गुणसूत्र होते हैं, ये तो सही है, लेकिन कथन गलत है। आर कारण सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। और ए डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या है? ऑप्शन डी है, ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन डी है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण, मानव में संतान के लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि स्त्रियों में गुणसूत्र एक्स एक्स पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्म को अर्थात शुक्राणु, स्पर्म अथवा अंडाणु, ओवम का निर्माण होता है तथा ये अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। इन युग्मों के निषेचन से युग्मनज यानी जाइगोट बनते हैं, जिससे बालक में क्या होते हैं? 44x+y गुणसूत्र तथा बालिकाओं में 44+xx गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न 45 देखते हैं। पुरुष जीन संगठन होते हैं, पुरुष जीन संगठन होते हैं ए XX, बी XY, सी X या डी Y। तो यह संगठन होते हैं किसके? XY के। प्रश्न 46 देखते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक जन्म होता है? बालक का जन्म होता है। ए पुरुष का X और स्त्री का X, गलत। बी पुरुष का X और स्त्री का Y, गलत। सी पुरुष का Y और स्त्री का X, सही। डी पुरुष का Y और स्त्री का Y, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी है, पुरुष का Y और स्त्री का X। प्रश्न 47 देखते हैं। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? इसमें अस्थायी परिवर्तन का खतरा एक है कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, बी एक्सरे तकनीकी, सी कोयला खनन या डी रंगरेज या रंगसाज। तो पहले तो ये एक्सरे तकनीक में जो लगे रहते हैं, ठीक है, उनका ये तो कंफर्म है 2, ठीक है। तो इसमें कौन सा? केवल 2 है, ठीक है। जो एक्सरे तकनीक में लगे रहते हैं उनका उनके डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल ए। एक्सरे तकनीक यानी एक्सरे टेक्निक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड है जो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। समाप्त।